The two charged particles minus 3q and minus q, they are free to move. At one point, a third charged particle can be placed such that all the three particles are in equilibrium. क्या अभी ये इक्विलिब्रियम में है? आंसर इज नो, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे ही हम इसको हाथ से छोड़ेंगे, ये एक दूसरे से दूर जाने शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ रिपल्शन। हम एक तीसरे चार्ज को कहीं रखना चाहते हैं और उसको रखने के बाद क्या होगा? तीनों चार्ज अपनी अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। फोर्सेस उनके इस तरह से बैलेंस हो जाएंगे कि हर एक पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा और वो अपनी अपनी जगह पर खड़े होंगे। इस तरह से हम तीसरा चार्ज रखेंगे तो किस पॉइंट पर वो चार्ज रखा जाएगा? पहला इनका ऑप्शन है, इज दैट पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट टू पार्टिकल्स, टू देयर राइट और इन बिटवीन। क्या वो हमको इधर रखना है, ये इधर रखना है, या इन दोनों के बीच में रखना है? दूसरा है, शुड द थर्ड पार्टिकल बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और तीसरा है, वेदर इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल। ये 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं एंड दिस विल ऐड टू योर बेसिक इंटेलिजेंस, बेसिक नॉलेज। आगे हमेशा के लिए ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होता है। देखिए, ये 2 माइनस चार्ज है, इस पे हम सब ट्रायल एंड एरर कर लेते हैं। जैसे अभी ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर हम एक नेगेटिव चार्ज लेकर आते हैं, नेगेटिव चार्ज को हमने यहाँ पे रखा माइनस क्यू, अभी भी ये सब एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, दूर होके सब भाग जाएंगे। इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो माइनस क्यू को यहाँ नहीं रख सकते। अगर हम माइनस क्यू को यहाँ रखते हैं, नो चेंज, अभी भी रिपेल होंगे, भाग जाएंगे। यहाँ माइनस क्यू को रखते हैं, तब भी ये भाग जाएंगे। तो माइनस क्यू को कहीं भी रखिए, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। अब माइनस क्यू की जगह दूसरा चार्ज लेते हैं, कौन सा? प्लस क्यू। ओके, प्लस क्यू को रखना शुरू करते हैं। यहां पर हमने रखा प्लस क्यू, ये प्लस क्यू रखा और इसको चेक किया, ये माइनस इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो इस पर एक फोर्स लगा अट्रैक्शन का इस तरफ, ये माइनस भी इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। दोनों फोर्स इधर लग रहे हैं, इस तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस पर नेट फोर्स एक तरफ बना। जैसे हम इसको हाथ से छोड़ेंगे, क्या ये इक्विलिब्रियम में रुकेगा कि भाग जाएगा? सो दिस सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स इधर लगा। ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा? रिपेल, इस तरफ, फोर्स इस तरफ लगा। ये 2 फोर्स लगे, दोनों एक ही तरफ लग गए, तो ये इस तरफ चला जाएगा। तो ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब ये पोजीशन हमको नहीं चाहिए। अब उसके बाद मान लीजिए हमको प्लस क्यू को यहां रखिए, प्लस क्यू। सेम सिचुएशन, ये माइनस इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। ये माइनस भी क्या करेगा? अट्रैक्ट। दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो ये इधर चलना शुरू कर देगा एंड दिस विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। अब पॉजिटिव चार्ज को हम यहां बीच में कहीं रखते हैं। चार्ज का नेचर क्या है? पॉजिटिव। लोकेशन क्या है? बिटवीन द टू, नॉट सेंटर बट एनीवेयर बिटवीन द टू। ओके, ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट, इधर फोर्स लगा। ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, इधर फोर्स लगा। दोनों तरफ फोर्स लगे, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, इसलिए ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। दूसरे पार्टिकल को चेक करिए, इस पार्टिकल पर ये वाला किधर फोर्स लगाता है? अट्रैक्शन का, यानी इस तरफ। ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा? रिपेल, रिपेल इस तरफ। दोनों तरफ फोर्स लगे, फोर्स कैंसल आउट हो गए, नेट फोर्स 0 हो गया। ये ऑब्जेक्ट किसी तरफ भी नहीं जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ गया। इसको चेक करिए, इस माइनस को ये प्लस क्या करता है? अट्रैक्ट। इस माइनस को ये माइनस क्या करेगा? रिपेल। दोनों तरफ फोर्स लगे, ये भी कैसा हो गया? इक्विलिब्रियम। तो तीनों चार्ज कैसे हो गए? इक्विलिब्रियम में हो गए, और इसलिए ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो गया।
इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम करने के लिए बताइए हमको कौन सा चार्ज लेना पड़ा? प्लस। बाकी दोनों कैसे थे? नेगेटिव। और एक प्लस लिया, उस प्लस को कहां रखा? बीच में कहीं पर रखा, नाइदर लेफ्ट नॉर राइट बट समवेयर इन बिटवीन। ये सिस्टम आप याद रखेंगे, ये दोनों चार्जेस एक जैसे हैं और ये चार्ज कैसा है? अपोजिट इन नेचर। और कहां पर रखना है? बीच में कहीं पर रखना है, तब ये सिस्टम कैसा आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आएगा। ये हमेशा याद रखिए। अब बताइए, अगर ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं Q एंड 2Q, तो हमको कौन सा चार्ज लेना पड़ेगा इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए? माइनस। और कहां रखना होगा? समवेयर इन बिटवीन, -Q। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। अब सुनिए, ये एक चार्ज है -Q और ये एक चार्ज है +Q। अब कौन सा चार्ज लेंगे? अभी इसको हमने छोड़ा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करने के कारण ऐसे मूव करेंगे। हम चाहते हैं तीसरा रखें और पूरा सिस्टम एज इट इज इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो तीसरे का नेचर कहां होगा और किधर रखेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। ओके, हमने पॉजिटिव लिया, कहां रखा जाएगा? यहां पर लेके हम पॉजिटिव रख लेंगे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ, माइनस बीच में हो गया। अगर हम निगेटिव लेंगे तो कहां रखना होगा? निगेटिव लेंगे तो इस तरफ रखेंगे ताकि निगेटिव निगेटिव और बीच में पॉजिटिव। तो ये सिस्टम आप याद रखेंगे। ये सिस्टम कैसा बनता है? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है? दो एक तरह के चार्जेस लेफ्ट राइट और अपोजिट चार्ज बीच, तभी पूरा सिस्टम कैसा बनता है? इक्विलिब्रियम। अब अगली चीज, क्या ये इक्विलिब्रियम जो थर्ड पार्ट है, दैट इज वेदर दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल है या नहीं है, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए, ये वाला सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में आ चुका है, ये स्टेबल है या नहीं है, इसको हम कैसे चेक करते हैं? स्टेबिलिटी की चेकिंग। ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल कंडीशन में है कि हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। इसका वर्टिकल को मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया ऐसे और छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये फिर कहां आ गया? वर्टिकल। ये इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। मैंने इसको ऐसा ऊपर उठाया, एमजी ने इसको वापस खींचा और ये वापस अपनी जगह पर आ गया। फिर से देखिए, इसको डिस्प्लेस करता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट वापस आ जाता है। तो ये कैसी पोजीशन हो गई? दिस वर्टिकल कंडीशन। डिस्टर्ब किया, छोड़ा, वापस आ गया। ठीक है, ये भी वर्टिकल है। अब इस वर्टिकल को मैंने डिस्प्लेस किया ऐसे और छोड़ा, वापस आया क्या? नहीं। ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है। इस वर्टिकल को हिलाता हूं, वापस आता है। इस वर्टिकल को हिलाता हूं, वापस नहीं आता है। तो इसको बोलेंगे दिस इज स्टेबल एंड दिस इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। तो डेफिनेशन क्या बनी? व्हेनेवर ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, it is disturbed by a small displacement. If it comes back to its original position, then this is called stable equilibrium. If it does not come back and it keeps on moving, then it is a unstable equilibrium. इस तरह से हमने पहले स्टेबल और अनस्टेबल को समझा क्या होता है। अब अगर ये एक पार्टिकल है, इसको मैंने इधर हटा दिया और इस पे नेट फोर्स कैलकुलेट किया, बताइए अगर ये नेट फोर्स इधर आया तो ये वापस अपनी जगह आएगा, लेकिन अगर ये नेट फोर्स इधर आया तो ये आगे चला जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। और अगर वापस आया तो ये हमारे पास चेक करने का मेथड है। फिर से चेक करने का मेथड क्या है? पार्टिकल को अपनी जगह से हिलाइए, हिलाने के बाद नेट फोर्स निकालिए। अगर नेट फोर्स उसको वापस ला रहा होगा तो क्या होगा? स्टेबल। और वापस नहीं लाके और आगे ले जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। ठीक है, ये उसका तरीका है। तो यहां पर देखिए, अभी ये सिस्टम कैसा है? इक्विलिब्रियम में है।
ये वाला डिस्टेंस है r1 और ये वाला डिस्टेंस है r2। ओके, अब हम इसको यहां से मूव कराते हैं। किधर मूव कराएं, राइट की लेफ्ट? ओके, राइट में कराते हैं। यहां से हमने इधर राइट में इसको मूव कराया। अगर हमने इसको यहां से यहां पर मूव कराया तो ये वाला डिस्टेंस कैसा हो गया? अगर ये डिस्टेंस कम हो गया तो इनके बीच का फोर्स कैसा हो जाएगा? ज्यादा। और इनके बीच फोर्स कैसा है? अट्रैक्शन की रिपल्शन? ये वाला फोर्स बढ़ गया। ये F कैसा हो गया? इंक्रीज। ये वाले फोर्स का डिस्टेंस कैसा हो गया? ये डिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि हमने इसको यहां किया था तो r1 बढ़ गया। बढ़ने से ये फोर्स कैसा हो गया? कम। तो पहले क्या था, ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल थे। अब ये वाला फोर्स बढ़ गया और ये वाला फोर्स कम हो गया, तो नेट फोर्स किस तरफ आएगा? राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? राइट साइड में, क्योंकि ये राइट वाला फोर्स बढ़ गया और लेफ्ट वाला फोर्स कम हो गया। राइट वाला फोर्स क्यों बढ़ गया? क्योंकि इधर का डिस्टेंस कम हो गया। ये फोर्स बढ़ गया तो नेट रिजल्टेंट किधर आया? राइट। अब इस चार्ज को हम किधर खिसका कर ले गए थे? राइट में कि लेफ्ट में? राइट। हमने इसको राइट पे किया तो नेट फोर्स किधर आ गया? तो ये ऑब्जेक्ट वापस आएगा कि भाग जाएगा? भाग जाएगा। इसलिए स्टेबल हुआ कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। तो हमने जो पुरानी पोजीशन बनाई थी 2 माइनस क्यू और उसके बीच में प्लस क्यू, जब तक ये यहां रखा है तीनों कैसे हैं? स्टेबल। तीनों कैसे? इक्विलिब्रियम। लेकिन ये इक्विलिब्रियम कैसा है? अनस्टेबल, क्योंकि जैसे ही इसको हिलाएंगे ये दूर दूर हो जाएंगे, एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगे या अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे ये अभी कैसा है? दिस इज इन इक्विलिब्रियम, पर अगर इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये वापस नहीं आएगा। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वैसे ये भी है, ये तीनों इक्विलिब्रियम में है एंड दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? तो ये स्टेबल अनस्टेबल थोड़ा शांति से आपको समझना है। दिस इज द न्यू ट्रेंड। अब आगे के क्वेश्चन इस भाषा में आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी तक आप देखेंगे इंडियन बुक्स में ये वाला क्वेश्चन बहुत कम है, बहुत कम राइटर्स पूछते हैं, और ये रेस्निक हैलिडे का है, अमेरिकन बुक का है, वहाँ ये काफी पॉपुलर है। और वर्ल्ड में जगह जगह पर मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, स्टेबल और अनस्टेबल का फिनोमिना काफी पूछा जाता है। हमारे यहाँ एग्जाम में थोड़ा कम आता है, पर अब नया ट्रेंड उसका है, आ सकता है और आगे। सो दिस इज दिस क्वेश्चन। देयर इज ए चार्ज स्मॉल q. This charge is placed at the center of the line, joining two charges q and q. Okay. Show that the system of three charges will be in equilibrium. ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा और इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमें बतानी है। Show that at equilibrium q is equal to q by 4. इक्विलिब्रियम में q किसके बराबर होगा? q अपॉन 4 के बराबर होगा। ओके, अभी तक जो हमारा नॉलेज है उसके अनुसार क्या ये तीनों चार्जेस पॉजिटिव हो सकते हैं? आंसर है नहीं हो सकते, वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ओके, तो एक चार्ज को निगेटिव होना पड़ेगा। एनीवे दैट डजंट मैटर, वो अपने आप आएगा। हमको इसकी क्वांटिटी निकालनी है और ये सेंटर में रखा है, ये गिवन है। अगर ये सेंटर में रखा है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? r। ठीक है, तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी एक पार्टिकल पर जब आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो फोर्स कितना होगा? इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज शुड बी 0। तो आप किसी एक पर टोटल फोर्स अपनी भाषा में अपने नॉलेज से बनाइए और उसको इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। जैसे फाइंड आउट द फोर्स ऑन दिस बॉडी। इस पार्टिकल पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है? इसको छोड़ के जितने चार्जेस हैं सब इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको छोड़ के कितने चार्जेस हैं?
दो, दोनों इस पर फोर्स लगा रहे हैं और दोनों का सम कितना होगा 0, क्योंकि दिया इक्विलिब्रियम में है। तो इस पर ये चार्ज कितना फोर्स लगाएगा बताइए। किसका स्क्वायर होगा? ये इसका फोर्स आ गया। ये कितना फोर्स लगाएगा? यस, 2r का स्क्वायर। दोनों का एडिशन किया, एडिशन, और ये कितना आना चाहिए 0 इज इक्वल टू। कैसे बना इक्वेशन समझ में आया? ये हमने किया फोर्स ऑन फर्स्ट, फोर्स ऑन फर्स्ट, ये आ गया। अब इसमें आप कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करके निकालिए Q इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। इसको निकालकर बताइए। इसको इधर ट्रांसफर करिए, इक्वल क्वांटिटीज को कैंसल आउट करिए। आता है? है 2 particles having charges 8q and minus 2q are fixed at distance l. ये दोनों यहाँ पर फिक्स हैं। Where in the line joining the two charges a proton be placed. प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो हमको एक प्लस q चार्ज या प्लस e चार्ज प्लेस करना है, और ऐसे प्लेस करना है a proton be placed that it is in equilibrium. वो प्रोटॉन कैसा हो जाना चाहिए? इक्विलिब्रियम में आ जाना चाहिए। Is that equilibrium stable or unstable? This is second part. तो पहला क्या है? प्रोटॉन को कहाँ रखना है? तो आप बताइए। राइट साइड में, क्योंकि वो प्लस है और ये प्लस है, ये माइनस है, अपोजिट एक बीच में आना चाहिए। तो 2 प्लस और 1 माइनस है, इसलिए माइनस बीच में होगा और पॉजिटिव आजू बाजू होंगे, इसलिए प्रोटॉन यहाँ कहीं आना चाहिए प्लस ई। ये डिस्टेंस हमको निकालकर बताना है कि कहां पर, यानी कितनी दूर। इस डिस्टेंस को हमने मान लिया x। ऐसा रखने से ये इक्विलिब्रियम में आ गया। अगर ये इक्विलिब्रियम में आ गया तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। अगर इस पर नेट फोर्स 0 है तो ये फोर्स तो आप भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, कूलम्ब्स लॉ से। इसमें ये वाला डिस्टेंस कितना लेना है? x। अब ये वाले इसका नेट फोर्स 0 करके एक इक्वेशन बनाइए। नेट फोर्स ऑन प्लस ई इज इक्वल टू 0, और ये करके x की वैल्यू निकालिए। शुरू करिए। नेट फोर्स ऑन प्लस ई। अब आप इतने क्वेश्चन कर चुके, आप इसको कर सकते। तो ई पर फोर्स लगाने वाले कौन कौन हैं? यस, 8q कितनी दूर से लगा रहा है? प्लस x। माइनस 2q कितनी दूर से लगा रहा है? x। जब आप फोर्स में q1 q2 करते हैं तो अलोंग दिस साइन करिए, याद रखिए। तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, इसके साथ साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस। ओके, अब बनाइए।
Sir, any questions? Yes. Thank you, sir. हाँ जी. Sir, Coulomb's law में negative जब आप कूलम्ब्स लॉ में वैल्यूज रखते हैं तो निगेटिव की वैल्यू माइनस रखनी है या नहीं रखनी है? आंसर सुनिए. अगर आप माइनस प्लस नहीं रखते हैं, इसका मतलब सब प्लस प्लस रखते हैं, तो कूलम्ब्स लॉ से जो आंसर आएगा दैट विल बी फोर्स एंड दैट विल बी ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, उसकी डायरेक्शन नहीं आएगी. लेकिन अगर आप साइन के साथ वैल्यू रखते हैं, माइनस क्यू को माइनस प्लस को प्लस, तो उसका जो रिजल्ट आएगा फोर्स का, उसका साइन देखिए. अगर उसका साइन माइनस आता है देन इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अगर उसका साइन प्लस आता है देन इट इज ए फोर्स ऑफ रिपल्शन. ये भी साथ में आंसर आ जाएगा. इसलिए माइनस प्लस को लेना हमेशा अच्छा रहेगा, लेना चाहिए, ताकि और कैंसिलेशन में भी आपको आराम रहता है. इसलिए जहां भी माइनस और प्लस हो उसको लीजिए, उसमें फिर आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि फोर्स की डायरेक्शन इधर है या इधर है. दैट विल टेक केयर इटसेल्फ. स्क्वायर रूट जब आप निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस. ओके, ये इस तरह से एक बार प्लस 2 लिया और एक बार माइनस 2 लिया. जब हम प्लस 2 लेंगे तो ये x इधर माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू l. और अगर इसको माइनस 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस l बाई 3. ओके, ये हमारे दो रिजल्ट आए. इसमें से आप किसको आंसर में लिखना पसंद करेंगे? क्यों? आपको एक रीजन देना चाहिए इसको रिजेक्ट करने के लिए. x इज इक्वल टू माइनस l बाई 3. माइनस l बाई 3 इस तरफ होगा, और फिजिक्स में ये पॉसिबल नहीं है कि ये वाला चार्ज अगर इधर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. मैथमेटिकली दैट मे बी आंसर, बट इन फिजिक्स इट इज नॉट प्रैक्टिकल. तो हम सिंपल लिख देंगे द सेकंड रिजल्ट इज नॉट पॉसिबल इन फिजिक्स, देयरफॉर इट इज रिजेक्टेड. तो हमारा आंसर क्या आ गया, दोनों का मास m और m है, इसलिए इस पर फोर्स कितना लगेगा, mg, और इस पर भी कितना फोर्स लगेगा, mg. इन दोनों को हमने चार्ज दिया हुआ है, दे आर हैविंग आइडेंटिकल चार्ज q. इस पर चार्ज है q, इस पर भी चार्ज है q. अगर दोनों पर सिमिलर चार्ज हैं तो दोनों पे फोर्स कैसा होगा, रिपल्शन का फोर्स होगा. ये एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं. अगर ये एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं तो कितनी दूर जाएंगे, आंसर है जितनी दूर जा सकते हैं. यानी कि ये हमने ऐसे रखे हुए हैं, अगर ये रिपेल करता तो ये ऐसा उठता जाएगा, यहां चला जाएगा, और ये वाला उठ के यहां चला जाएगा. ये इसकी सिचुएशन होनी चाहिए. अगर चार्ज को फुल फ्रीडम मिल जाए तो वो इसको ऐसा बना देगा. लेकिन mg किधर काम करता है, नीचे. वो mg नीचे काम करके इसको यहाँ ले आएगा, और ये यहाँ से mg यहाँ ले आएगा, और ये सीधे हो जाएगा. अगर ये ऐसे सीधे होते हैं तो किसके कारण, mg के कारण. अगर ये फैलते हैं तो किसके कारण, रिपल्शन ऑफ चार्ज. ये तरीके, ये बात समझ में आई. अब इधर ध्यान दो, चार्जेस इसको ऐसे उठाना चाहते हैं, mg वापस नीचे लाना चाहता है. दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट काम करना चाहते हैं. अल्टीमेटली क्या होगा,
ये उस जगह पर जाकर रुकेगा जहां पर नेट फोर्स 0 होगा, यानी जहां पर दोनों का इफेक्ट बराबर हो जाएगा। और इन्होंने हमको बताया कि ये थीटा और थीटा, यहां से ये थीटा ऐसा उठा, उस समय दोनों फोर्सेस कैसे हो गए, बराबर। अब इस पर Q चार्ज, इसको किधर, Q चार्ज के कारण रिपल्शन का फोर्स इसको किधर ले जा रहा है, यहाँ पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं उसको आप सोचें। फिर से ध्यान दीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इस पर कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं? ग्रेविटी का फोर्स किधर काम करता है, नीचे। रिपल्शन का फोर्स दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर बाहर की तरफ, ये मिलाने वाली लाइन और इस लाइन पर बाहर की तरफ, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर। ये वाला कौन सा फोर्स है, वेट, mg इधर। इन दो, ये दो रियल फोर्स काम करते हैं। इन दो फोर्स के कारण ये बॉडी किधर जाएगी, तो आंसर है इन दोनों के रिजल्टेंट की तरफ जाएगी। इन दोनों का रिजल्टेंट ये बना। जब ये इधर जाने लगती है तो इसको कोई रोकता है, कौन रोकता है, यस, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। इस धागे से बांधा है इसलिए इधर जा नहीं पाती। ये धागा इस अपने अंदर एक फोर्स पैदा कर लेता है रिएक्शन का, और उस फोर्स का नाम हम जानते हैं, टेंशन। ये टेंशन इसको रिजल्टेंट की तरफ नहीं जाने देता, ये इसमें पैदा हो गया। अब इसके पास कौन कौन से फोर्स है, mg, फोर्स और टेंशन, ये 3 फोर्स होते हैं। ये ध्यान रखिए, ये 3 फोर्स आपको बनाने आने चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में। अब ये इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो हमको निकालना क्या है, इसमें हमको दिया गया है कि x का एक्सप्रेशन निकालना है। ये वाला डिस्टेंस कितना है, x की वैल्यू हमको निकालनी है, बाकी सब चीजों की टर्म्स में, m, g, q, इनके टर्म्स में इसको निकालना है। और ये दिया हुआ है x, हाँ, इसकी लंबाई हमको दी गई है l। तो हमारे पास जो गिवन क्वांटिटीज हैं वो क्वांटिटीज हैं Q, L, M, G, बस। और हमको निकालना क्या है, X। और हमने अपनी हेल्प के लिए क्या क्या मान लिया, टेंशन T, एंगल थीटा, ये हमने मान लिए। बाद में हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये याद रखिए, क्वेश्चन बनाने की एक सिंपल टेक्निक, फिजिक्स हो, अलजेब्रा हो, कोई भी हो, पहले ये ध्यान दीजिए कि आपकी गिवन क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। अगर आपको ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो आंसर में देख लीजिए। जैसे इन्होंने आंसर में दिया, मैंने उसमें से देखा कि आंसर में क्या क्या चीज है, M है, G है, Q है, दिखता है। तो हमारे पास गिवन क्वांटिटी कौन कौन सी है, M, G, Q और L। इसका मतलब बाकी सब क्वांटिटी हमको इसमें से हाँ एलिमिनेट करनी पड़ेगी, ठीक है, वो हमको हेल्प करेगी, बाद में हम एलिमिनेट करते हैं। अच्छा, अब फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं, तो आंसर है इक्वेशंस बना के सॉल्व होते हैं। तो हम इक्वेशन बनाते जाएंगे। इक्वेशन में क्या चीज का ध्यान रखेंगे, जो चीज हमने निकालनी है वो आनी चाहिए। दूसरा, जो हमारी गिवन क्वांटिटीज हैं वो आनी चाहिए। तीसरा, जो हमारी मानी हुई क्वांटिटीज हैं तो कम से कम आनी चाहिए, ताकि हम उसको एलिमिनेट कर सके। ना आए तो सबसे अच्छा, मजबूरी होगी तो हमको फिर 1 से 2, 2 से 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे ताकि हम उनको एलिमिनेट कर सकें। इस तरह के जो पेंडुलम के क्वेश्चन होते हैं, देखते ही आप एक स्टेप आपको पक्का याद होना चाहिए कि हमको x और y पे 2 फोर्सेस बनाने हैं, या कोई भी 2 लाइन पर हमको 2 लाइनें बनानी है और उस लाइन पर हमको फोर्स कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पर हमने एक लाइन बनाई ऐसे और यहाँ पर एक लाइन बनाई ऐसे। इस लाइन पे कौन सा फोर्स है, Fe। इस लाइन पे कौन सा फोर्स है, Mg। लेकिन ये दोनों फोर्स तो हैं, ये फोर्स कहीं नहीं है। तो हम क्या करते हैं
एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर दो जितने फोर्सेस हैं सबके कंपोनेंट निकाल लेते हैं। ये जो एक जनरल टेक्निक है, इस टेक्निक के स्टेप आप याद करिए क्योंकि ये हर जगह आपको काम पर आएंगे। हमारा जो पहला स्टेप था फाइंड ऑल फोर्सेस, दूसरा स्टेप रिजॉल्व ऑल फोर्सेस इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये परपेंडिकुलर डायरेक्शंस कौन सी होती हैं? एक्स एंड वाई। रूल नहीं है पर ये हमको कन्वीनियंट होती है, एक्स और वाई पे रिजॉल्व करेंगे। तीसरा फाइंड सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ वाई। जितने हमारे रिजोल्यूशन करने के बाद एक्स के फोर्सेस हैं सबको जोड़ देंगे, जितने वाई डायरेक्शन में फोर्सेस हैं सबको जोड़ देंगे, तो हमको एफ एक्स और एफ वाई मिल जाएगा। उसके बाद चौथे स्टेप में हम रिजल्टेंट एफ निकालेंगे विच इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये 4 स्टेप में आपको न्यूमेरिकल्स बनाने हैं फोर्स के, भले वो चार्ज वाले न्यूमेरिकल्स हो, भले इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स हो। ये 4 स्टेप अगर आप याद रखेंगे, किसी भी तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आपसे बनेगा। ग्रेविटेशन का होगा तो बनेगा, फ्रिक्शन का होगा तो भी बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होगा तो भी बनेगा। जिसमें फोर्स आएगा उसमें ये वाले स्टेप आपको करने हैं। ओके, शुरू करते हैं। पहला क्या है? फाइंड ऑल द फोर्सेस। वी हैव ऑलरेडी फाउंड द फोर्सेस। 3 तरह के फोर्सेस इस पे काम कर रहे हैं। सेकंड, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। हम कौन सी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन ढूंढते हैं? हम कोशिश करते हैं कि ऐसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ढूंढे जिसमें ऑलरेडी फोर्सेस हैं। जैसे एक ये डायरेक्शन ढूंढी और एक ये ढूंढी, क्या फायदा होगा? इसमें एक फोर्स है, इसमें एक फोर्स है। ओके, ये 2 डायरेक्शन हमने ढूंढ ली। अब सिग्मा एफ, इसमें हमको क्या करना है? रिजॉल्व। अब अगला स्टेप रिजॉल्व करते। तो एफ एक्स बताइए कौन कौन होगा? किस क्या? टेंशन। ओके, टेंशन के हमने 2 कंपोनेंट बना दिए। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ? टी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट टी साइन थीटा। ओके, टोटल इफेक्ट ये इसके कंपोनेंट हो गए। अब इसके कंपोनेंट बनाइए। इसका वर्टिकल में कंपोनेंट कितना है? mg। इसका हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट कितना है? 0, क्योंकि mg cos 90 कितना होगा? 0, इसलिए इसका इधर कोई कंपोनेंट नहीं। ये वाले का कंपोनेंट किधर है? x में, तो इसका y में कोई कंपोनेंट नहीं। ये फायदा होता है इस लाइन में लेने से। ओके, तो x की डायरेक्शन में हमको कौन कौन से फोर्स मिले? टोटल फोर्स इलेक्ट्रिकल माइनस टी साइन। ये फोर्सेस कहां हो गए? x की डायरेक्शन। y की डायरेक्शन में बताइए। टी कॉस थीटा माइनस mg। ओके, कौन बड़ा है? दोनों इक्वल। तो एफ वाई तो फिर ओके, दिस पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हमको ये फोर्सेस बराबर मिलते हैं और ये फोर्सेस बराबर। ये नेट फोर्स निकालने का है। अभी हमको नेट फोर्स नहीं निकालना, हमको इक्वेशंस चाहिए। इक्वेशंस चाहिए, तो इक्वेशन हमने क्या बनाया? इक्वेशन अलोंग x t sin theta is equal to F electrical. Equation along y. Equation along y.
ये कितना होगा T cos theta is equal to mg। ये बना। अब ये जो फोर्स इलेक्ट्रिकल है ये आपको निकालना आता है किससे? कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालिए इन दोनों के बीच। इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x का स्क्वायर। ये आ गया T sin theta is equal to this, T cos theta is equal to this। T को एलिमिनेट कैसे किया जाता है? डिवाइड कर दीजिए, T एलिमिनेट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हमको निकालना क्या है? x की वैल्यू किस टर्म्स में निकालनी है? G, L, M, Q, L, M और G। क्या हमको थीटा चाहिए आंसर में? नहीं, तो थीटा को एलिमिनेट करिए। ज्योमेट्री से पकड़िए, tan थीटा यहाँ कहाँ मिलेगा? tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, तो sin थीटा निकाल के बताइए। नहीं, इधर दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? तो ये कितना हुआ? ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, ये रहा थीटा, तो इसका साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना? हाइपोटेनियस L। तो tan थीटा को हमने क्या लिखा? sin थीटा। दिस इज गिवन, क्वेश्चन में दिया है। अब sin थीटा की वैल्यू हमने यहां से रखी। sin थीटा की वैल्यू कितनी है? x/2 डिवाइडेड बाय L। ये x और L में कन्वर्ट हो गया। ये वाला x स्क्वायर इधर ले आइए, x स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। x क्यूब इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, या 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 2। ये x क्यूब की वैल्यू आई, तो x की वैल्यू कैसे आएगी? x की वैल्यू आ गई। और अब मिलाकर देखिए वैल्यू इससे मिलती है कि नहीं। ठीक है, यही वैल्यू हमको चाहिए। को पहले आप फोर्स इलेक्ट्रिकल लिखेंगे और बाद में कूलम्स लॉ लगा के उसकी वैल्यू लिख दिया करेंगे। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसको स्टडी करिए। क्या लिखा है? देयर इज ए लॉन्ग non-conducting massless rod which has a length equal to L। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? L। ओके,
इट इज पाइवटेड एट द सेंटर, यहां पर एक पाइवट लगा हुआ है और ये सेंटर पर है। अगर ये सेंटर पर है तो दोनों तरफ की लेंथ कितनी कितनी है, L/2 L/2, ओके। एंड इट इज बैलेंस्ड विद ए ब्लॉक ऑफ वेट W। ये एक वेट W हमने लगाया है जिसका यहां से डिस्टेंस कितना है, x, और ये रॉड अब बैलेंस में आ गई है। एट द लेफ्ट एंड राइट एंड्स ऑफ द रॉड आर अटैच्ड small conducting spheres with positive charge 1q and 2q। इन दोनों को हमने चार्ज दिया हुआ है 1q and 2q। दोनों के नीचे फिक्स स्फीयर रखे हुए। इस फिक्स स्फीयर पे कितना चार्ज है, कैपिटल Q। इसका डिस्टेंस कितना है, h और h। ये एक सिस्टम बनाया है और अब ये जो रॉड है ये इक्विलिब्रियम में आ गई है। Find the distance x when the rod is horizontal and balanced। ये हमको बताना है कि x की वैल्यू कितनी है और उसके बाद सेकंड पार्ट है h की वैल्यू, so that rod exert no vertical force on the bearing। तो पहली चीज हमको x की वैल्यू निकालनी है। दिया क्या गया है, the rod is in equilibrium। यहां पर हमने W लगाया। फिर से हम एक जनरल कंडीशन देखते हैं। एक रॉड हमारे पास है, उसका हम तराजू बनाते हैं, सेंटर पे हम पाइवट लगाते हैं, ये बैलेंस हो जाता है। ये एक रॉड है, इसकी लेंथ L है, इसके सेंटर में एक पाइवट लगाया तो ये कैसा हो जाएगा, बैलेंस हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारी गड़बड़ है। किस तरह की, ये वाला Q इस Q को रिपेल करेगा। चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करने से ये रॉड इधर से ऊपर उठेगा। ये रॉड कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज। ये वाला Q इस 2Q को रिपेल करेगा, ये रॉड कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इसको ऊपर उठाता है, ये इसको इधर घुमाता है उल्टी डायरेक्शन। और ये W क्या करता है, इसको नीचे खींचता है। तो कोई इसको इधर खींच रहा है, कोई इसको इधर दबा रहा है, कोई इसको इधर दबा रहा है, और सबका रिजल्ट क्या है, इक्विलिब्रियम में आ गया है। ठीक है, तो हमको ये निकालना है कि x की वैल्यू बताइए। गिवन क्वांटिटी क्या है, W, Q, कैपिटल Q, लेंथ L, और जरूरत पड़े तो h। ये गिवन क्वांटिटीज हैं और आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये एक नया तरह का क्वेश्चन है, पर प्रिंसिपल इसका बहुत पुराना है। प्रिंसिपल क्या है, when a body is in equilibrium, then what are the equations we get in physics? ध्यान दीजिए, when a body is in equilibrium, then we get two equations. What are the two conditions? बता सकते हैं? नंबर 1, net force is equal to 0। अब नंबर 2 बताइए, नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। तब वो बॉडी कैसी होगी, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आपको अलग अलग समझना जरूरी है और क्लास 11th में आप समझ चुके हैं। जैसे ये पंखा चल रहा है कि खड़ा है, तो अगर चल रहा है तो कहीं चल के जाता नहीं है। ओके, दिस इज हैविंग ए रोटेशनल मोशन। फिजिक्स में हमारी लैंग्वेज बहुत क्लियर रहती है। इट इज नॉट हैविंग ए लीनियर मोशन, इट इज हैविंग ए रोटेशनल मोशन। अगर ऐसा है तो इस पर क्या काम कर रहा है और क्या नहीं काम कर रहा, तो आंसर है फोर्स काम नहीं कर रहा, क्योंकि फोर्स क्या पैदा करता है, लीनियर मोशन, और लीनियर मोशन इसमें नहीं है, तो नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। टॉर्क क्या काम करता है, रोटेशनल, और इसमें रोटेशन हो रहा है, तो इस पर टॉर्क काम कर रहा है। द पोजीशन इज क्लियर, ओके। अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है, ये रॉड ना तो मूव कर रहा है और ना रोटेट कर रहा है, तो हमको क्या दो चीजें मिली, नेट फोर्स इज 0 एंड नेट टॉर्क इज 0। ये हमको दो इक्वेशन मिलेंगे और ये दोनों आपको निकालने आने चाहिए। ओके, अब अगर हम बोलेंगे नेट
टॉर्क ये जो काम करता है क्यू पर, ये रॉड को घुमाने की कोशिश करता है, ये भी रॉड को घुमाने की कोशिश करता है, ये भी रॉड को घुमाने की कोशिश करता है और रॉड नहीं घूम रहा। इसका मतलब क्लॉकवाइज जितने टॉर्क लग रहे हैं उतने ही एंटी क्लॉकवाइज लग रहे हैं। इसको लिखने के दो तरीके होते हैं इक्वेशन के, या तो हम करें टोटल टॉर्क और इसको क्या लिखें, जीरो। टोटल टॉर्क में दो तरह के टॉर्क होंगे, एक होंगे क्लॉकवाइज और एक होंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम साइन क्या देते हैं, प्लस, क्लॉकवाइज को क्या साइन देते हैं, माइनस, इज इक्वल टू जीरो। अब इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू बी। व्हाट इज A, एंटी क्लॉकवाइज, व्हाट इज B, यानी क्लॉकवाइज टॉर्क्स आर इक्वल टू, देन रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। हम चाहें तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट यहां की बजाय यहां शिफ्ट कर सकते हैं। तो कई बुक्स में आप देखेंगे वो ऐसे स्टार्ट करते हैं, टोटल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, और बाद में ट्रांसफर करते हैं साइड्स को। और कई बुक्स वाले जब शॉर्टकट में बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, और सीधा यहां से शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली हमको यहां पहुंचना ही होता है, राइट। तो हम लोग यहां से शॉर्टकट लेके स्टार्ट करते हैं, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस, टॉर्क्स। क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब यहां पर ये Q इस पर एक फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स इसको क्या करेगा, रॉड को कैसा घुमाएगा, क्लॉक की एंटी क्लॉक। ये इस पर ऐसा फोर्स लगाएगा तो ये रॉड ऐसा घूमेगी, दैट इज क्लॉकवाइज रोटेशन। तो उसको इधर ले लेते हैं। बताइए टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन कितना है, ओके। यहां पर लगने वाला फोर्स कितना, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस होगा तो पूरा क्वेश्चन चला जाएगा आपका। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, फोर्स की वैल्यू बताइए, ये आ गया फोर्स, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, L by 2। ये कौन सा लग गया, टॉर्क, इस फोर्स का। अगला फोर्स ये वाला, ये जब इसको नीचे खींचेगा तो ये क्लॉकवाइज चलेगा कि एंटी क्लॉक, ये इसको नीचे घुमाएगा तो ये कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज। देखिए ये रॉड है, यहाँ पर इसका सेंटर रखा हुआ है और इसको नीचे खींचेंगे तो ये कैसा घूमेगा, ऐसा क्लॉकवाइज घूमा तो ये भी इधर आएगा। तो इसका टॉर्क बताइए, फोर्स कितना है, W, दिस इज द वेट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ये डिस्टेंस बताइए कितना है, हमको डिस्टेंस कहां से चाहिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस कितना है, x माइनस, तीसरा फोर्स, ये रहा तीसरा फोर्स। ये जब इसको ऊपर दबाएगा तो ये रॉड कैसा घूमेगा, क्लॉक की एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, इसलिए ये किधर आएगा, इस तरह। क्लॉकवाइज घुमाने वाला और कोई नहीं है। टोटल 3 फोर्सेस हैं, इसलिए टोटल 3 टॉर्क बनेगी। ये 2 टॉर्क आ गए और तीसरा कैसा है, एंटी क्लॉक, इज इक्वल टू, ये वाला कैसे निकालेंगे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ये रहा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, L by 2। फोर्स कितना है,
out is equal to anti-clockwise torque. अब इसमें हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो इसको सॉल्व करिए, कैंसिलेशन करिए और इसमें x की वैल्यू निकालिए। इसमें x नहीं आया, यहां पर एक x आया है और यहां भी नहीं आया। x वाला एक्सप्रेशन छोड़ के बाकी सब राइट में ले जाइए। Minus half, this is 1 and this is half, बाकी सब तो कॉमन है।
बात। ओके, ये वाली बात समझ में आई? फिर से समझिए, हमसे बोला जा रहा है कि इधर ध्यान दो, H की कितनी वैल्यू होगी जिसके कारण ये वाले बेरिंग पर कोई फोर्स नहीं आएगा। अभी इस पर क्यों फोर्स आता है? वेट के कारण। अगर हम इस पर फोर्स नहीं लाना चाहते तो क्या होगा? जो ये वेट इसको नीचे दबा रहा है उतना ही इलेक्ट्रिकल रिपल्शन इसको ऊपर की तरफ हम कर लेते हैं। अगर ये वेट नीचे लग रहा है 100 न्यूटन और ये दोनों रिपल्शन मिला के ऊपर हो गए 100 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना हो गया? डाउनवर्ड 0। तो हमको वो कंडीशन लानी है कि नेट फोर्स 0 हो जाए। तो नेट फोर्स 0 हो जाए, उस कंडीशन को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डाउनवर्ड कौन है? W इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कितना होगा? Q अपॉन H स्क्वायर। इससे और इससे कितना होगा? Q2Q अपॉन H स्क्वायर। तो कुल मिला के कितना हो गया? 3QQ अपॉन H स्क्वायर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ये बना और इससे हमने H स्क्वायर की वैल्यू निकाली 3QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू W और H की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट कर दिया। For this value of H, downward forces are equal to upward forces and there is no force on this bearing. ठीक है, ये H की वैल्यू आ गई। So this is second part of it. So this